ये एक फर्स्ट पोजीशन था जिसको हमने कंसीडर किया स्ट्रक्चर्स को व्हाइल डिजाइनिंग या व्हाइल एनालाइजिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब आते हैं सेकंड के अंदर कि डैमेज कंट्रोल लिमिट स्टेट फॉर ग्राउंड शेकिंग ऑफ इंटेंसिटी ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। कि सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के अंदर माइनर शेकिंग ग्राउंड शेकिंग थी जिसकी वजह से समहाउ कुछ क्रैक्स अपीयर हो गए, कुछ क्रैक्स नहीं अपीयर हुए, अगर हुए तो माइनर थे। इसके अंदर जो है वो मेजर आ जाती है, इवन समटाइम्स रीयील्डिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट हो जाती है, कंक्रीट आपका क्रश हो जाता है, उसके बाद जो है वो कंक्रीट स्पेल ऑफ हो जाता है, मेकर नेसेसिटेटिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ अनसाउंड कंक्रीट। कहीं से आपका प्लास्टर होकर के अनसाउंड कंक्रीट था उसको हमें रिप्लेस करना पड़ जाता है। डैमेज हमारा मेजरली अपीयर हुआ, दैट कंडीशन या दैट लेवल या दैट लिमिट बेसिकली इज नोन एज अ डैमेज कंट्रोल लिमिट, जो कि सर्विसिबिलिटी के फौरन बाद आती है। A second limit state may be defined which marks the boundary between the economically repairable damage and damage that is irreparable or which cannot be repaired economically। कि पहले केस में तो सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट में कोई क्रैक नहीं था, छोटे मोटे थे, बिल्कुल इजीली हमने उनको फिल कर दिया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल रहा। तो इस केस के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर मेजर क्रैक्स आ गए, स्ट्रक्चर आपका जो है वो सिग्निफिकेंटली डैमेज हुआ। वो आपको या तो आपका डैमेज जो है वो एक कॉस्टली पड़ रहा है या इवन सम केसेस के अंदर वो इकोनॉमिकल नहीं पड़ रहा, या जो है वो आप कंसीडर नहीं कर पा रहे कि इधर इकोनॉमिकली रिपेयरेबल है या नहीं है। Ground shaking of intensity like to induce response corresponding to the damage control limit should have a low probability of occurrence during the expected life of the structure। कि डैमेज कंट्रोल लिमिट जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी कम से कम प्रोबेबिलिटी हो कि स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ के अंदर, अगर स्ट्रक्चर आपका 50 साल का डिजाइन लाइफ हमने कंसीडर की है तो इसको हम डिजाइन डैमेज कंट्रोल लिमिट को जो है वो कम से कम कंसीडर करते हैं, अर्थक्वेक ना आए इस लेवल का, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सिग्निफिकेंटली डैमेज हो। It is expected that after an earthquake causes this or lesser intensity of ground shaking, the building can be successfully repaired and reinstated to full service। कि अगर आपकी एक earthquake आ गया, उसने आपकी बिल्डिंग को सिग्निफिकेंटली डैमेज किया, earthquake खत्म हुआ, डैमेज स्ट्रक्चर को हम दोबारा मॉडिफाई करते हैं, रिपेयर करते हैं, वापस उसको फुली सर्विसेबल कंडीशन में लाते हैं, दैट लिमिट बेसिकली इज नोन एज अ डैमेज कंट्रोल लिमिट स्टेट कहलाती है। अब इसके अंदर स्टिफनेस या स्ट्रक्चरल मटेरियल प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिकली क्या होती हैं, इमीडिएट ऑक्यूपेंसी इसके अंदर कैटेगरी के अंदर कहलाती है। नेग्लिजिबल स्ट्रक्चरल डैमेज पॉसिबली हो सकता है, माइनर नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज, कि स्ट्रक्चरल डैमेज जो मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट कोई फेल नहीं हुआ, मेजर स्ट्रक्चर के अंदर कोई फेल्यूर्स नहीं अपीयर हुए थे, बिल्डिंग इज सेफ टू ऑक्यूपाई बट नॉट फंक्शनल। ये स्ट्रक्चर जो है वो सिग्निफिकेंटली डैमेज तो हुआ लेकिन सारा स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हुआ है, आप रिपेयर और मॉडिफिकेशंस करवाते हो, उसके बाद जो है वो आपका दोबारा फंक्शनल स्टेज के अंदर आएगा। लिमिटेड इंटरप्शंस ऑफ ऑपरेशंस, आपके ऑपरेशंस वगैरह रुक जाते हैं, सारे कामकाज रुक जाते हैं, रिपेयर कॉस्ट लेस देन 15% अगर आती है, दैट कंडीशन बेसिकली इज नोन एज अ डैमेज कंट्रोल लिमिट स्टेट कंडीशन। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेजर क्रैक्स आए हैं, स्टिल हम स्ट्रक्चर को रीयूज कर सकते हैं और हम स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल जो है वो हमारा स्ट्रक्चर तब होगा, जाहिर है ये स्ट्रक्चर आपको ओपनफुली क्रैक्स वगैरह नजर आ रहे हैं, मेजर क्रैक्स हैं, तो आप स्ट्रक्चर को पहले रिपेयर करते हो, फिर आप उसको अपने यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दिस कंडीशन बेसिकली विल बी नोन एज अ डैमेज कंट्रोल लिमिट स्टेट कंडीशन। नाउ थर्ड कंडीशन इज द सर्वाइवल लिमिट स्टेट कंडीशन। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर्वाइवल लिमिट स्टेट हमारी कौन सी होती है। सर्वाइवल लिमिट स्टेट इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सीस्मिक डिजाइन स्ट्रेटजीज वेरी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन द क्राइटेरियन दैट लॉस ऑफ लाइफ शुड बी प्रिवेंटेड। कि अर्थक्वेक आपका जो है वो इतनी हायर इंटेंसिटी का था जिसकी वजह से ग्राउंड शेकिंग बहुत ज्यादा हुई है, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर गया है ऑलमोस्ट, तो वहां पे हमारे पास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वी मस्ट प्रिजर्व द लाइफ ऑफ ह्यूमंस। जो उस बिल्डिंग को यूज कर रहे थे उनकी लाइफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर उसको हम बचा लेते हैं, दैट कंडीशन बेसिकली इज नोन एज अ सर्वाइवल लिमिट स्टेट। For this reason, particular attention must be given to those aspects of structural behavior that are relevant to this single most important design consideration, that is the survival। कि अर्थक्वेक खुदा ना खास्ता इस इंटेंसिटी का आ जाता है कि वो पूरे स्ट्रक्चर को आपकी सिग्निफिकेंटली डैमेज करने की कोशिश करता है, सिग्निफिकेंटली कोलैप्स कर देता है। उस केस के अंदर हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू रह जाती है वो एक ह्यूमन लाइफ रह जाती है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो अगर गिर गया तो हम उसको कोलैप्स करके दोबारा नया बना देंगे। फॉर मोस्ट बिल्डिंग वो
for most buildings, extensive damage to both structure and building contents resulting from such severe but rare events will have to be accepted. लेकिन इस तरह का जो अर्थक्वेक है वो बहुत ही रेयरली आता है, इतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी का, जो कि आपके पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो सिग्निफिकेंटली डैमेज कर दे। वो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर आते हैं जिसकी वजह से ये एक्सटेंसिव डैमेज होता है। In some cases, this damage will be irreparable, but collapse must not occur. कि fully collapse हम इसके अंदर कंसीडर नहीं करते, लेकिन क्रैक्स जो है वो आपके मेजरली जो स्ट्रक्चर जो है वो सिग्निफिकेंटली डैमेज होता है। आपके सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के बाद डैमेज कंट्रोल लिमिट स्टेट, डैमेज कंट्रोल लिमिट स्टेट के अंदर कुछ क्रैक्स थे, पहले वाले के अंदर माइनर क्रैक्स थे, दूसरे के अंदर मेजर क्रैक्स थे। तीसरा जो है वो आपका सर्वाइवल के अंदर आपका स्ट्रक्चर कंप्लीटली कोलैप्स नहीं होता, लेकिन इररिपेयरेबल डैमेजेस जो है वो बहुत ज्यादा अपीयर हो जाती हैं। Unless structures are proportioned to possess exceptionally large strength with respect to the lateral forces, usually involving significant cost increase, inelastic deformations during large seismic events are to be expected। कि जैसे ही lateral forces pressures apply होती हैं, जाहिर है आपकी एक inelastic deformation जनरेट होती है, प्लास्टिसिटी जनरेट होती है मेंबर्स के अंदर, और डिफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टली या लेटरल डायरेक्शन के अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो हमारे स्ट्रक्चर को हॉरिजॉन्टली मूव कराती है। वो डिफॉर्मेशन जितनी ज्यादा होती है मेजरली क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर। Therefore, the designer will need to concentrate on structural qualities which will ensure that for the expected duration of earthquake, relatively large displacements can be accommodated without significant loss in lateral force resistance। कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के माइंड में ये जरूरी कंपलसरी होना चाहिए कि कितना जो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसकी वजह से कितनी लेटरल डिस्प्लेसमेंट्स आ रही हैं, उन लेटरल डिस्प्लेसमेंट्स को बेसिकली हमने कंट्रोल लिमिट में रखना है। एंड दैट लेवल बेसिकली आपकी जो है वो एक सर्वाइवल लिमिट स्टेट कहलाती है। अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो हॉरिजॉन्टली या लेटरल डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट्स इनइलास्टिकली बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो जो आपके स्ट्रक्चर हैं कम से कम वो जो लेटरल या ग्रेविटी लोड्स जो अप्लाई हो रहा है उनको वो सस्टेन कर ले। बाकी जो डिफॉर्मेशंस हैं या जो आपकी डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको हम फिर मजीद कंसीडर कर लेंगे। Now it must be appreciated that the boundaries between different intensities of ground shaking requiring each of the foregoing three levels of protection to be provided cannot be defined precisely. As much larger degree of uncertainty is involved in the recommendations of building codes to determine the intensities of lateral seismic forces than for any kind of loading to which the building might be exposed। कि आपकी जो आपके सीस्मिक स्ट्रक्चर जो बना रहे हो उसको वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेंसिटीज जब अप्लाई हो रही हैं तो लेटरल डिफॉर्मेशंस एक रीजनेबल रेंज के अंदर होनी चाहिए, और हमारा जो स्ट्रक्चर है जो भी फेलियर्स अपीयर हो रहे हैं उनको हम मॉडिफाई कर चुके हैं या कर लेते हैं, तो दैट कंडीशन बेसिकली अगेन इज कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ सर्वाइवल लिमिट स्टेट। The capacity design process aims to accommodate this uncertainty। जो uncertainties होती हैं, क्योंकि इस टाइप का जो अर्थक्वेक है जो सिग्निफिकेंटली स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है, दैट अर्थक्वेक जो है वो बेसिकली आपका रेयर केसेस के अंदर अपीयर होता है और अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। To achieve this structural system must be conceived which are tolerant to the crudeness in the seismological predictions। कि हम उनको seismological predictions के जरिए एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का जो अनसर्टेनिटी वाला जो अर्थक्वेक है वो कितने एक पीरियोडिक ड्यूरेशन के बाद या रिटर्न पीरियड के बाद आता है, तो उसके बाद जिस कैटेगरी के अंदर रिटर्न पीरियड के अंदर हमारी जो स्ट्रक्चर फॉल हो रहा है उस हिसाब से हम रीजनेबल लिमिट को चूज करके हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन होता है। नाउ अगेन इन सर्वाइवल लिमिट स्टेट के अंदर जो मटेरियल के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होती हैं या स्टिफनेसेस होती हैं वो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली डैमेज होता है। आपकी हॉरिजॉन्टल लेटरल डिस्प्लेसमेंट है या आपका स्ट्रक्चर यहाँ से फोर्स अप्लाई हुआ या आपके स्ट्रक्चर के अंदर लेटरल फोर्स अप्लाई हुआ, स्ट्रक्चर जो है वो हॉरिजॉन्टली लेटरल डायरेक्शन के अंदर जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेरियस क्रैक्स अपीयर हुए हैं। एक्सटेंसिव स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स या जो आपके मेजर इनसाइड जो पार्टीशन वॉल्स वगैरह थी उनके अंदर एक एक्सपोजर वेरी सीवियर केसेस के जो है वो क्रैक्स अपीयर हुए। एक्सटेंडेड लॉस ऑफ यूज, रिपेयर में नॉट बी प्रैक्टिकल, रिपेयर कॉस्ट इवन मोर देन इक्वल्स टू 30%। अगर आपके 30%, क्योंकि पहले वाले केस में क्या था कि नो रिपेयरेबल यूज वाज इन द केस ऑफ सर्विसिबिलिटी कंडीशन, अगर आपके रिपेयर कॉस्ट आपको 15% तक आप उसको मॉडिफाई करते हैं या 15% से कम आपके लॉसेस आ रहे थे, उस केस को हम कंसीडर कर रहे थे इन द कैटेगरी ऑफ डैमेज कंट्रोल लिमिट।
एंड नाउ वी हैव अ रिपेयर कॉस्ट आपके 30% ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट से अगर आपके एक्सटीड कर जाता है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सर्वाइवल लिमिट स्टेट। वहां पे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जो है वो बेसिकली आपकी सर्वाइवल हो जाती है हमें स्ट्रक्चर के अंदर कोलैप्स होने की वजह से। जो ह्यूमन लाइफ है बेसिकली उसको हमें सेव रखना है, और दैट कैटेगरी इज नोन एज अ सर्वाइवल लिमिट स्टेट कैटेगरी। ये आपके पास एक कंडीशन नजर आ रही है कोलैप्स कंडीशन के। स्ट्रक्चर आपका कंप्लीटली तो चलो खड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो मेजर चेंजेस आई, वेरिएशंस आई, उसने हमारे स्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंटली डैमेज किया एक रेयर, एक अनसर्टेन अर्थक्वेक की वजह से, एंड दिस कंडीशन विल बी बेसिकली इज नोन एज अ सर्वाइवल लिमिट स्टेट। अब हम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के हिसाब से नॉन लीनियर रिलेशनशिप बेसिकली कंसीडर करते हैं लेटरल फोर्स एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, कि हमारे जैसे ही एक लेटरल फोर्स अप्लाई होता है, स्ट्रक्चर जो है वो सिग्निफिकेंटली, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट पोजीशन में था, सिग्निफिकेंटली जो है वो स्ट्रक्चर आपका एक जो है वो लेटरल डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस होता है, और इस बेसिकली रिलेशनशिप को हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं एज अ स्ट्रक्चरल स्टिफनेस, नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंड्यूस्ड फोर्सेस एंड द डिस्प्लेसमेंट्स। कि जितने आपके, अब एक तो ये फोर्सेस है हॉरिजॉन्टल, दूसरे इसके ऊपर जो है वो आपके ग्रेविटी फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, तो हम उन दोनों को जो है वो मोनोटोनिकली बेसिकली, तो जो आपके फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ लेटरल फोर्स, आइदर इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी लोडिंग्स। Now we have economic considerations. Economic considerations, one other important factor basically that is affecting the choice of design intensity. कि जिस डिजाइन इंटेंसिटी का हम अर्थ को कंसीडर करने लगे हैं, उसके अंदर हमारा जो इकोनॉमिकल कंसिडरेशंस है वो एक मेजर एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द एक्सटेंट टू विच इकोनॉमिक्स बेसिकली बिकम द ओवरराइडिंग कंसिडरेशन डिपेंडिंग ऑन सम ऑफ द फैक्टर्स। दैट फैक्टर्स कौन से हैं? सम ऑफ द क्वांटिफाइबल फैक्टर्स एंड सम ऑफ द नॉन क्वांटिफाइबल फैक्टर्स। क्वांटिफाइबल फैक्टर बेसिकली इज द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, कि आप जो सिस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने लगे हो उसके आप कॉस्ट या खर्चा जो है वो उसका एक्सपेक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको हम एज ए क्वांटिफाइबल फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जो नॉन क्वांटिफाइबल फैक्टर